हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत टाइम से बच्चों की क्वेरीज आती थी, सर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होने हैं, इतने सारे डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने क्या किया है, तुम्हारे सिलेबस के जितने भी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी सीयूईटी के प्रीवियस ईयर में आए हैं, सारे के सारे मैं इस लेक्चर में लेकर आया हूं। तो हम आराम से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उनके करेक्ट आंसर एज पर द ऑफिशियल की क्या है वो सारे आपको समझा देंगे। क्योंकि आपको लगता है किसी बुक में क्या आंसर है, किसी में क्या है, टीचर कुछ बता रहे हैं, तो वो सारी भी आपके डाउट सारे यहाँ पर दूर हो जाएंगे। सो हम लोग करेंगे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी के किस सीक्वेंस है, जैसे एबीसीडी कौन से सीक्वेंस से हमारी वो चीजें आनी है। तो हर तरीके का क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं ऐसे आपको 12 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिससे आपका सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन अब पेपर में गलत नहीं होगा। इनमें से कम आपको एक क्वेश्चन तो एज इट इज देखने को मिलेगा अपने सीयूईटी के पेपर में। तो चलो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। कहते हैं जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होती है। नया पार्टनर एडमिट हो या पुराना पार्टनर चला जाए, सबसे पहला काम होता है आप रेशो निकालोगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, न्यू पीएसआर, कैपिटल। तो सबसे पहले तो आप न्यू पीएसआर निकालते हो। तो पहला ऑप्शन तो आपका सी होना चाहिए, एक में ही है तो मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बाकी भी समझा देता हूं फिर क्या होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के बाद हम सारी एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। लगभग बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि पहले गुडविल होगा या पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो पहले रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होगा, फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल होगा, फिर कैपिटल इंट्रोडक्शन होगा। ऐसा क्यों है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बाद में इसलिए होता है कि पहले सारी एसेट्स निकालने के बाद, रिवैल्यूएशन होने के बाद फिर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे को क्या करना होता है, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल वो बांट भी देनी होती है। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल जब हम करते हैं कि गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है जो हम करते हैं कि नया पार्टनर जो लेकर आ रहा है, तो नया पार्टनर पैसे लाता है लास्ट में, तो वो पहले लाता है गुडविल का पैसा, फिर लाता है कैपिटल का। तो इसलिए बाकी काम हमें पहले करने पड़ते हैं। एक और थ्योरी भी है इसके पीछे, वो ये थ्योरी है कि कई बार जैसे हमने हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो वो निकल ही तब पाएगा जब तुमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स पहले कर लिया है, उसके बाद हिडन गुडविल आएगी, उससे गुडविल की वैल्यू निकलेगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, नंबर 1 पे रेशो कैलकुलेशन, दूसरे पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फिर आपके पास कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ड्यूरिंग द रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में भी पहले रेशो तो पहला गेनिंग रेशो निकालोगे आप, बिल्कुल ए ऑप्शन होना चाहिए पहले, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें से और इसमें से देखते हैं। दूसरा गुडविल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन, मैंने आपको बोला रिवैल्यूएशन पहले बनाते हो क्योंकि हो सकता है हिडन गुडविल का केस हो। तो दूसरा स्टेप होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ए सी ये वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप गुडविल एडजस्टमेंट, फिर आप करोगे पेमेंट करोगे रिटायरिंग पार्टनर को। समझ आ गया? चलो जी, अगला आता है सीक्वेंस फॉर डिसोल्यूशन। इसमें भी बड़े डाउट आते हैं, बड़ा आसान होता है सीक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन। पहले आप सारी एसेट बेच देते हो, फिर जो पैसा आता है सबसे पहली पेमेंट आप करते हो अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज की, फिर पार्टनर्स के लोन की, फिर पार्टनर के कैपिटल की। ठीक है, ये हमेशा सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहले आप एसेट्स को रियलाइज करोगे, फिर आप क्या करोगे, फर्म की लाइबिलिटीज पे करोगे, फिर लोन पे करोगे, फिर सेटल करोगे कैपिटल अकाउंट्स। तो बी ए सी डी, बी ए सी डी। ठीक है जी, सॉर्टेड है। चलो अगला देखते हैं, करेक्ट सीक्वेंस फॉर आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऐसा कोई सीक्वेंस होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये पीवाईक्यू का सवाल है, इसीलिए मैं करवा रहा हूं। सबसे पहले तो आप प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबको पता है कि पहले सी आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब अगला डी आएगा या बी। अब ये कॉमन सेंस की बात, डी या बी। अच्छा, डी या बी है ना, तो फाइनल शेयर तो नहीं कर दोगे प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे, पहले बी करोगे, फिर आप क्या करोगे, ए करोगे, फिर डी करोगे, तो आएगा आपके पास सी बी ए डी। एक और चीज ध्यान रखना, कई बार ये ऑप्शन आपस में आगे पीछे है, अगर कि वो कहते हैं कि सैलरी पहले दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दोगे, तो ना फॉर्मेट के हिसाब से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर सैलरी। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, उस हिसाब से मैं आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अरेंज दीज इवेंट्स करेक्टली इनको अरेंज करना है। ये री इशू के टाइम के इवेंट्स हैं। शेयर फॉरफिट हुआ, शेयर री इशू हुआ, ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में, रिसीव किया हमने री इशू का अमाउंट। तो सबसे पहले तो शेयर फॉरफिट होगा तभी री इशू करोगे, उससे पहले नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम शेयर फॉरफीचर होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता।
अगला काम, फॉरफिट करने के बाद आप री इशू करोगे या अमाउंट ऑफ री इशू पहले आएगा? पहले आप री इशू करोगे फिर अमाउंट आएगा, तो आप री इशू करोगे ए बी डी, फिर जो बच जाएगा आपका तो वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, तो आपका आंसर बनेगा ए बी डी सी, ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का स्ट्रक्चर क्या होता है बैलेंस शीट में, किस सीक्वेंस में देखने को मिलती है। सबसे पहले आता है मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड, फिर होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फिर करंट लायबिलिटीज। क्योंकि हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से, तो सबसे ऊपर ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। तो मेरे पास क्या बना, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अगला देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कहता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले लिखते हो ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर उसके अंदर पेड अप एंड फुल नॉट फुल्ली पेड अप, वो सब लिखते हो। तो ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे पहले, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो सी ए डी बी, सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। एसेट्स प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, ये सारी एसेट्स आपको देनी। कुछ ना क्या रखा था, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हम करते हैं कि परमानेंट एसेट्स जो सबसे लेट कैश में कन्वर्ट होंगे उनको सबसे ऊपर रखते हैं, जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको सबसे नीचे रखते हैं। तो करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड टेंजिबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये पक्की बात है। फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स जो है सबसे लेट कैश में कन्वर्ट होंगी तो सबसे ऊपर इन्हें आना चाहिए, तो बी सबसे पहले आएगा, ये नहीं हो सकता। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे बाद में आएगा, ये सबसे नीचे होना चाहिए, तो बी सबसे पहले डी सबसे लास्ट में, बी सबसे पहले डी सबसे लास्ट में, तो ये भी चला गया, ये दोनों बचे। अब हम देखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम थोड़ा कम लिक्विड मानते हैं क्योंकि एक साल के अंदर कन्वर्ट होना, ट्रेड रिसीवेबल एक साल के अंदर करंट कन्वर्ट होना होता है। लेकिन हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से बी ए सी डी, बी ए सी डी हमारा ऑप्शन होगा कि पहले हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आएगा हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। आगे देखते हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होती है। कहते हैं डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब कई बार लगता है सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर नहीं है, ये सारी चीजें तुम अपने सिलेबस में पढ़ते हो कि डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन देखेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल है कितना। यही तो करते हैं हम, जब P&L अकाउंट बन गया उससे प्रॉफिट निकला, हम उसको एप्रोप्रिएशन में डालेंगे कि यार एप्रोप्रिएशन करने के लिए, प्रॉफिट बांटने के लिए टोटल प्रॉफिट है कितना, ये निकाला, तो डी आएगा सबसे पहले नंबर पे। फिर आप क्या करते हो, फिर आप ना जो अब इसको आप बांटना शुरू करते हो, सबसे पहले आप रिजर्व में डाल देते हो, फिर उसके बाद डिक्लेयर करते हो डिविडेंड, फिर आप पे करते हो, तो डी ए बी सी, डी ए बी सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होता है वो एप्रोप्रिएशन के लिए अवेलेबल चेक करते हैं, फिर क्या करते हैं रिजर्व में जितना डालना है वो डाल देते हैं, फिर बाकी पार्टनर्स में बांट देते हैं, मालिकों में बांट देते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के लिए ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आप निकालते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर आप एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करते हो, फिर आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट करते हो, उसके बाद टैक्स या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट करते हो। ये सीक्वेंस रहता है। तो सबसे पहला नेट प्रॉफिट बिफोर, बिल्कुल ठीक है, फिर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर टैक्स पेड, परफेक्ट। तो ए सी और देन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बी डी, ए सी बी डी, सारे ऑप्शन ए ही है क्या, ए सी बी डी। ठीक है, अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जब एक पार्टनरशिप फर्म का जब एक पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनता है तो क्या सीक्वेंस फॉलो की जाती है। ये सीयूईटी पीवाईक्यू एज इट इज क्वेश्चन है, लगभग सारे ही पीवाईक्यू है, कुछ नए भी क्वेश्चन डाले हैं मैंने ताकि कुछ नया आ जाए तो वो भी हो जाए। ये एज इट इज पीवाईक्यू है। कहते हैं क्या सीक्वेंस होगी जब आप पार्टनरशिप अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट बना रहे हो। पार्टनरशिप के अंदर भी आपको फाइनल अकाउंट से पहले तो आप P&L अकाउंट बनाओगे, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बनता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप P&L अकाउंट, लेकिन P&L में ट्रेडिंग और ये अलग दिया, तो पहले ट्रेडिंग बनता है। याद करो क्लास 11 में हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर इसके नीचे कंटिन्यू कर देते थे P&L अकाउंट, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट,
पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट लास्ट में बनेगी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? CBAD। मार्क करके रख लो, यही सही आंसर है इसका। ट्रेडिंग, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? कहते हैं शेयर्स को अलॉटमेंट करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले, अब कॉमन सेंस ही बताया, आप एप्लीकेशंस मांगोगे, इशू करोगे, फिर एप्लीकेशंस आएंगी, फिर आप एप्लीकेशन मनी मांगोगे, वो आएगा, फिर अलॉटमेंट मनी मांगोगे, वो आएगा, फिर कॉल्स मांगोगे, यही प्रोसेस चलता है ना। तो देख लो यहाँ पर, सबसे पहला आप इन्वाइट करोगे, बिल्कुल सबसे पहला आप इन्वाइट करोगे, फिर आप क्या करोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, बिल्कुल ठीक बात है। फिर आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट ड्यू नहीं, फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे पहले, फिर अलॉटमेंट रिसीव होगी आपको, फिर कॉल मनी ड्यू करोगे आप, फिर कॉल मनी रिसीव होगी, है ना। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस चलता चला जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर पसंद आया हो लेक्चर तो बताना, और इस तरीके से जिस भी चीज में आपको दिक्कत आ रही है उस तरीके के क्वेश्चंस मैं इकट्ठे इस तरीके से ले आऊंगा। सो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है, हम उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर देना है।